कहानी को और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं और बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। जेई मेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी यदा कदा सवाल आ जाते हैं, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विथ हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। यानी कहीं पर भी कोई रिएक्शन हो रही है जहां रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी हीट एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डेल्टा एच बोला करते थे। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और अगर डेल्टा एच निगेटिव है, तो यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। ठीक है, और यदि आपका डेल्टा एच निगेटिव है मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में हमको इसी टर्म डेल्टा एच के बारे में बात करनी है, जो क्या कहलाता है, इंथैल्पी। अब मेरी बात सुनो, ये इंथैल्पी जहां से आती है वो एरिया जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करता है, लेकिन मैं आपको बचा कर ले चलूंगा, उधर मैं नहीं ले जाऊंगा अभी। ठीक है, मैं आपको इससे बचा के ले चलूंगा। जो एच डिफाइंड होता है, इंथैल्पी जो डिफाइंड होती है, वो डिफाइंड होती है U प्लस पीवी के बराबर। ठीक है, जिस तरह से आप आगे पढ़ोगे कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती, आप क्या बताते हो, उसके अंदर चेंज बताते हो, उसी तरह से आप इंथैल्पी के अंदर भी चेंज निकालते हो। बात समझ आ रही? तो इंथैल्पी के अंदर जो चेंज यानी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। देखो बच्चों, ये बहुत जरूरी होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइप के चेंज पर अप्लाई किया जा रहा हो। फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, लेकिन वो किस टाइप के चेंज पर अप्लाई किया जा रहा है। टाइप ऑफ चेंज से मेरा मतलब ये है कि चेंज कैसा हो रहा है। आपका कोई केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि आपने रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, उस पर अप्लाई कर रहे हो फॉर्मूला आप, या फॉर्मूला आप फेज चेंज पर अप्लाई कर रहे हो, जिसमें H2O ही है, लेकिन H2O पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया है, यहां पर अप्लाई कर रहे हो, या आप किसी ऐसी प्रोसेस पर अप्लाई कर रहे हो जिस प्रोसेस में केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, आप कुछ और कर रहे हो। कुछ और का मतलब, जैसे आप उसके स्टेट फंक्शन में कोई चेंज कर रहे हो, यानी चेंज इन पी वी और टी। मतलब यहां पर कोई गैस आपने किसी कंटेनर में रखी हुई है और उस गैस में आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, कुछ एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हो, कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन गैस वही है, तो वो ये तीसरी कैटेगरी में आता है। केमिकल चेंज, कोई गैस ली आपने, वहां पर कोई रिएक्शन कर दी, वो किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गई, वो केमिकल चेंज है। फेज चेंज का मतलब समझ में आ रहा है, H2O लिक्विड है अब H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये फेज चेंज है। ये सिर्फ आप उसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनको चेंज कर रहे हो, यानी प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको चेंज कर रहे हो। समझ में आई मेरी बात? जैसे अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। डेल्टा एच बराबर हमने लिख दिया डेल्टा यू प्लस, इधर लिख देते हैं चेंज को P2V2 माइनस P1V1। ये फॉर्मूला एंथैल्पी कैलकुलेशन का कहीं पर भी वैलिड है, इसमें हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया है, कुछ भी नहीं माना है, कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, तो ये आपका इस पर भी वैलिड होगा, इस पर भी वैलिड होगा, इस पर भी वैलिड होगा, बशर्ते आपको प्रेशर वॉल्यूम ये आपको दोनों कंडीशन में पता हो जिनके बीच में आपको एंथैल्पी का डिफरेंस निकालना है, तो ये आपको कहीं पर भी आप लगा सकते हो।
लेकिन अभी इस टॉपिक में आपको इन सब का यूज नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ मैं बता दे रहा हूं आगे के लिए जब मुझे थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज करना होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये किसी भी जगह पर आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब मैं केस के बारे में बात करता हूं। पहला केस ये है, फॉर आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस not undergoing any chemical और फेज चेंज। ये केस 1 है जो आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता, वहां चीजें सब कैसी रहती हैं, पिस्टन के अंदर रहती हैं, वहीं पर सारी चीजें आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, चेंज करते हो। तो वहां आप इस फॉर्मूले को बदलते हो, क्योंकि यदि कोई केमिकल चेंज या फेज चेंज नहीं हो रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान हम क्या मानते हैं कि मोल्स नहीं बदलेंगे, मोल्स नॉट चेंज, मोल्स आपके चेंज नहीं हो रहे। समझ आ रही मेरी बात? तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसी कोई प्रोसेस चल रही है जिसमें केमिकल या फेस चेंज ना हो, जिसमें क्या चीज हो रही होगी, सिर्फ मोल्स नहीं बदल रहे होंगे, तो आप यहां पर पीवी, और हमने कौन सी गैस मानी है, आइडियल गैस मानी है, तो आप इस इंथैल्पी के फॉर्मूले को बदल सकते हो। और तब फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, आगे क्या लगा दें, एनआरटी में हम चेंज कर सकते हैं, तो एन आर डेल्टा टी। ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है यदि कोई आइडियल गैस हो और उसके अंदर केमिकल या फेस चेंज ना हो रहा हो, तो ये फॉर्मूला लगता है। अभी इस चैप्टर में हमने कहा ना इसका यूज नहीं है, यूज है केस 2 का। इस चैप्टर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है यहां से कहानी अपनी, ये है केस 2, जिसका यूज हमको इस टॉपिक में पड़ेगा। और केस 2 क्या है, फॉर केमिकल और फेस चेंज। जब भी केमिकल या फेस चेंज होता है तो ऐसी प्रोसेस में मोल्स बदलते हैं, इसमें मोल चेंज होते हैं, लेकिन हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि फेस चेंज के दौरान या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर हमारा कैसा रहता है, कांस्टेंट। कोई भी रिएक्शन चल रही है तो उसको हम किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर करवा सकते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर एनर्जी निकल रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट बना सकते हैं। देखो बेटा, इसका बहुत आराम से आप सेटअप सोच सकते हो। मान लो कोई रिएक्शन चल रही है जिसको आप किसी भी टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर करवाना चाहो, तो इसके लिए एक सिंपल सा ऐसा सेटअप बना लो। ऐसा सेटअप बना लो, यहां कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, यहां पानी भर दो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जिस भी टेम्परेचर पर कराना हो वहां उतने का वाटर, इसको आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर कराना है, यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर आप यहां पर फ्लो करवाते रहो। यानी आपने रिएक्शन की कंडीशन, अगर रिएक्शन की से हीट निकलेगी तो यहां पे वाटर को मिल जाएगी, इधर चला जाएगा। एक फिक्स टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करवा सकते हो। आ रही मेरी बात समझ? तो यदि कोई केमिकल चेंज हो रहा हो या फेस चेंज हो रहा हो तो उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या चीज बदलती है, मोल्स जो हैं वो आपके चेंज होते हैं। तो यहां पर जो हमें फॉर्मूला इस टॉपिक में देखना है, ये जो फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला या ये वाला, ये लगेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। यहां जहां फेस चेंज या केमिकल चेंज हो रहा होगा वहां फॉर्मूला लगेगा ये वाला, जिसके अंदर टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस, डिफरेंस किस में आ रहा है? मोल में। बाकी R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो यहां होगा NgRT। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? डेल्टा Ng वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान। क्या था? टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला है जो हमको यहां पर काम में लाना है। ठीक है, अच्छा। तो अभी तक जो आपने बात सीखी है उनमें इन सारी चीजों का मैं यूज करवाऊंगा, टेंशन मत लो। और जब कभी आप फंसोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, देखो वहां मैंने ऐसा बताया था। अभी आप अपना फोकस जो है वो यहां से अच्छी तरह से चालू रखो कि यहां जो हमको फॉर्मूला लगाना है इंथैल्पी चेंज का वो ये लगाना है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, यानी चेंज इन ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। अब कैसे होगा, क्या होगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा ना यहां पर मैं आपको इस टॉपिक के अंदर बचा बचा के निकाल ले चलूंगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स में इन सारे सवालों का और अच्छी तरह से जवाब दूंगा। ठीक है, अच्छा। अब मैं बात करता हूं एक प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने कहा एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, 2A चेंज कर रहा है मान लो 3B में, 2A चेंज हो रहा है मान लो 3B में। ठीक है, इसका डेल्टा H, इस प्रोसेस का डेल्टा H हमको दिया गया है। पहले हम वो चीजें बता रहे हैं आपको जहां पर डाउट आएंगे आपको, और इसके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाते चलेंगे। जैसे डेल्टा H इसका दिया हुआ है 50 किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहली चीज, अगर यहां मैंने ऐसा लिख दिया कि 50 किलो जूल पर मोल, तो अगर मैं इस रिएक्शन के बारे में सोचूं तो ये कितने मोल ए के रिएक्शन के बाद ये 50 किलो जूल एनर्जी निकल रही होगी? 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा होगा तब ऐसा होगा, 2 मोल ए रिएक्ट कर रहा होगा तब ऐसा होगा, या 10 मोल ए रिएक्ट कर रहा होगा तब ऐसा होगा, या एनी मोल, कितने मोल भी ए के रिएक्शन करें यहां पर ये वैल्यू इतनी ही होगी। क्या लगता है आपको? तो देखो बच्चों, इसका सही जवाब है कि जब 2 मोल ए रिएक्ट करेगा, ये यहां कंफ्यूजन होता है कि सर ये पर मोल दिया गया है, यहां पर ये जो पर मोल का शब्द जो लिखा हुआ है ना, इसका कंफ्यूजन ऐसे आप दूर कर सकते हो कि ये पर मोल ऑफ रिएक्शन है, पर मोल ऑफ रिएक्शन। मतलब जब ए के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तब आपका क्या होगा? 50 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलेगी। अगर यही आप ऐसा कर देते, यहां पर 2 की बजाय 4A और इधर 6B कर देते, तो इसका डेल्टा H जो है वो 100 किलो जूल पर मोल आ जाता। ये पर मोल अब किसका है? इस रिएक्शन का है। ये पर मोल किसका है? इस रिएक्शन का। यानी जब 4 मोल ए रिएक्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? 100 किलो जूल। यानी यहां पर आप चीजों में यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। कैसा मेथड? 2 से इतनी निकल रही है तो 4 से कितनी निकलेगी? यहां से एक चीज और आप समझिए, पहले इतनी चीज छोटी समझ में आई।
यानी यहां से एक छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है, ए चेंज हो रहा है बी से, इसमें डेल्टा एच की कुछ वैल्यू है, मान लो एक्स किलो जूल पर मोल, तो जो पर मोल है ये पर मोल ऑफ रिएक्शन होता है। और दूसरी बात, यदि हम किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डेल्टा एच आएगा इसकी वैल्यू भी उसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, एक बात और देखना, ये इस चीज पर रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कभी आपको ऐसा दे दिया जाए, जैसे मान लो हमने कहा, एक अगली चीज बता रहा हूं, अगला एक एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही ले रहा हूं। मान लो हमने कहा 4 मोल, ठीक है, 4 मोल सी है और 2 मोल ए है और ये 3 बी में ऐसा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका डेल्टा एच जो हमने दे दिया आपको, मान लो 50 किलो जूल पर मोल दे दिया। इसका मतलब समझ में आया, जब 4 इसके रिएक्ट करेंगे, 2 इसके रिएक्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी। अब जैसा मैंने कहा, एक शब्द बोला था यूनिटरी लगा सकते हो। मान लो किसी ने आपको यह दे दिया कि इसके लिए हमने 8 मोल, इसके लिए मैंने 4 मोल। बताओ यदि ऐसा करेंगे तो कितनी हीट इवॉल्व होगी। तो अब यहां क्या लगा सकते हैं, आपको तो मतलब किस बात से है, आपको मतलब इस बात से है कि कितने रिएक्ट कर रहे हैं। इन दोनों में पहले चेक करो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, इन दोनों में चेक करो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके 2 रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके 4 रिएक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने ऐसा सेट कर लिया है कि दोनों को ही बराबर कर दिया, मैं इसको थोड़ा और चेंज कर लेता हूं, इधर मैं 6 कर लेता हूं। जब इसके 2 रिएक्ट करेंगे तो इसके 4 रिएक्ट करते हैं, यानी जस्ट डबल। यहां 6 तो इसके 12, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन सा होगा, ये वाला। ये तो पता पढ़ाई होगा ना, डिवाइड करके आप सीखते होगे पहले बचपन में, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी ये खत्म होगा, ये थोड़ा बचा रहेगा। तो जो बचा रह रहा है ना, उससे मतलब ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4 मोल से आपका कितना, 50 किलो जूल एनर्जी निकलती है। रिएक्ट कितने कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं इसके 8 मोल, तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, ये निकलेगी 100 किलो जूल पर मोल। समझा नहीं मेरी बात? ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंथैल्पी चेंज आ जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई और एक रूल भी समझ में आ गया कि ऐसा होता है, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है। ये एक छोटा सा पॉइंट, पॉइंट 1 समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। पॉइंट 2 भी यहीं समझ लेते हैं। पॉइंट 2 है कि यदि कोई रिएक्शन ऐसे लिखी हो, ए से बी, जिसका डेल्टा एच आपको एक्स किलो जूल पर मोल दिया गया है, यदि इस रिएक्शन को पलट दिया जाए तो इसका डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, माइनस एक्स किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस समझ में ही आ रहा होगा। समझ में आ रही मेरे बात? तीसरी बात, पॉइंट नंबर 3, यदि ए से बी जा रहे हो आप, इसका डेल्टा एच है एक्स, बी से सी जा रहे हो आप, इसका डेल्टा एच है आपका वाई। तो यदि आप ए से सी जाओगे तो इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों के सम के बराबर। यहां पर मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं, एक लॉ है जिसको आप कहते हो हेस लॉ। वो क्या कहता है, वो कहता है कि ए से यदि आप बी जा रहे हो, इस प्रोसेस का डेल्टा एच की कुछ वैल्यू है। मान लीजिए ये आप ऐसे ना जाकर किसी दूसरी तरीके से जा रहे हैं, पहले आप ए से सी में गए, फिर सी से डी में गए, फिर डी से बी में गए, और इसका अंदर जो इंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है,
इसके अंदर डेल्टा H2 है, इसके अंदर डेल्टा H3 है। तो हेस लॉ ये कहता है कि यदि आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ तो नेट एंथैल्पी चेंज बराबर होगा, यानी डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यही चीज देखो मैंने यहां करी है। मैं डायरेक्टली ए से सी गया, या मैं पहले ए से मैंने बी बनाया, फिर बी से मैंने सी बनाया। तो जो नेट हीट चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, वो दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये था इसके अंदर जो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और सबसे पहली इंथैल्पी के बारे में बात करता हूं। सबसे पहली इंथैल्पी है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत ज्यादा टप्पा सा, डेल्टा एच एफ नॉट से। नॉट ये बता रहा है कि यहां हमने टेम्परेचर और प्रेशर सब स्टैंडर्ड कंडीशन का लिया, और टेम्परेचर हमने रूम टेम्परेचर लिया है और प्रेशर 1 atm लिया हुआ है। उस वक्त हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि हम किस चीज को अब बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये पहली हीट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये कैसे डिफाइन करी जाती है, सुनते चलो बच्चों, बहुत आसान है। मैंने कहा ना, ये ऐसे डिफाइन करी जाती है, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड form from its more stable common occurring form. When 1 mole of compound form from its more stable common occurring form, then the heat exchange during this process is called heat of formation. यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने ऐसे डिफाइन करी है कि जब किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बनाया जाए और उसकी जो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म है उससे हम बनाएं, तो जो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे सबसे पहला जो यहां ये शब्द आया है, इस शब्द को समझते हैं, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म। देखो बच्चों, यहां पर मोस्ट स्टेबल और कॉमन अकरिंग फॉर्म में जो डोमिनेटिंग है ना, वो कॉमन अकरिंग ज्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब हम किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को बनाएंगे, उस वक्त हमें स्टेबल फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जिसकी एबंडेंस नेचर में ज्यादा है वो उसको हम ज्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां बात क्या कर रहा हूं, मैं आपको कंपाउंड्स की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है उसके बारे में बताता हूं। जैसे हमें कभी ओ एटम के बारे में बात करना हो, या हमें कभी हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करना हो, या मतलब हाइड्रोजन की कॉमन अकरिंग फॉर्म के बारे में, या
ब्रोमीन की कॉमन अकरिंग फॉर्म के बारे में, या आयोडीन की कॉमन अकरिंग फॉर्म के बारे में, या फास्फोरस की कॉमन अकरिंग और स्टेबल फॉर्म के बारे में, या कार्बन की कॉमन अकरिंग फॉर्म के बारे में, या सल्फर की कॉमन अकरिंग फॉर्म के बारे में, ठीक है ना, या मेटल्स की कॉमन अकरिंग फॉर्म के बारे में। तो देखो, जो जनरली जैसे ऑक्सीजन के लिए जो कॉमन अकरिंग फॉर्म है ना बच्चों, वो क्या होगी, ओ कहीं लिखना है तो हमेशा हम किस फॉर्म में लिखेंगे, O2 की फॉर्म में लिखेंगे। ओ कहीं पर लिखेंगे तो हम उसको O2 कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन की जो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म है हाइड्रोजन एटम की, उसको हम H2 गैस, H2 गैस। ब्रोमीन की जो कॉमन अकरिंग मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म है ना, Br2 लिक्विड। आयोडीन की जो कॉमन अकरिंग फॉर्म है ना, वो I2 सॉलिड। फास्फोरस की जो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म है, यही लफड़ा है, ज्यादा स्टेबल आपका ब्लैक फास्फोरस होता है, लेकिन उसकी एबेंडेंस नेचर में कम है। मैंने यहां दो शब्द बोले और एक चीज और बोली इसके अंदर, कि मोर स्टेबल और कॉमन अकरिंग में कॉमन अकरिंग ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। वो अब तक कहीं नहीं समझ में आया, वो समझ में आता है जब हम मोर स्टेबल और कॉमन अकरिंग फॉर्म में P4 लेते हैं, और ये P4 हम लेते हैं कौन वाला, वाइट वाला। समझ में आ रही मेरी बात? ज्यादा स्टेबल कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, ज्यादा स्टेबल कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, उस वक्त आप कहोगे कि ब्लैक वाला ही है। लेकिन यहां पर जो हम फास्फोरस लेते हैं, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, वो P4 डिफाइन कर रहे हैं। इसके लिए हम कार्बन सॉलिड, और उस सॉलिड में भी हम लेते हैं ग्रेफाइट। इसके अंदर हम लेते हैं S8 ऑक्टा सल्फर, ठीक है। यदि कोई मेटल होता है, इफ एनी मेटल, तो मेटल आप हमेशा कौन सी लेते हो, सॉलिड, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मरकरी। ये किस में है, इसको जब भी लेना होगा लिक्विड में। सर ये जो आप बोल रहे हो, ये हल्का हल्का तो समझ में आ रहा है, इसका यूज कैसे होगा, क्या होगा। थामा बेटा थामा, टॉपिक शुरुआत हो रही, खत्म नहीं हो रहा है। टॉपिक की अपन शुरुआत कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं आज, थोड़ा सुनते चलो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल। यदि आपको मेथनॉल बनाना है, मेथनॉल बनाना है, तो उसको किससे बनाया जाए। हीट ऑफ फॉर्मेशन यदि मुझे डिफाइन करना है और मेथनॉल बनाना है, तो मेथनॉल किससे बनाया जाए। तो देखो मैं बता रहा हूं कि ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। मेथनॉल बनाना है हमको, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन के लिए हम लेंगे सी ग्रेफाइट, हाइड्रोजन के लिए ट्वाइस ऑफ H2 गैस, ऑक्सीजन के लिए हाफ ऑफ O2 गैस। इससे हम बना रहे हैं ये, इस पर्टिकुलर चीज की, इस जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, वो इंथैल्पी चेंज बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH के। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा वो बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH के। सर अभी भी फील नहीं आ रही, अरे फिर रुको, तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा अपन को बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। और सवाल जो है ना, मैं देखो ना, सब लगाने के लिए सब जुगाड़ है, सब लिख के बैठा हूं मैं, सब लगाओगे आप ही, ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना। अच्छा, अब अब मैं आपको एक यहां पर पहले नोट लिख दूं, नोट,
नोट का पॉइंट ये है, वी एज्यूम दैट द enthalpy the enthalpy of formation the enthalpy of formation of the enthalpy of formation of most stable common occurring form. We assumed the heat of the enthalpy of formation of most stable common occurring form to be 0. जो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म होती हैं उनके लिए हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कैसी मानते हैं? 0 मानते हैं। ठीक, अब अब मैं आगे बढ़ता हूं। सर इसका भी सब मतलब समझ नहीं आया, रुक जा। अब मैं अगली हेडिंग डालता हूं, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन enthalpy change of the reaction in term of enthalpy of formation. अब ये पूरा रहस्य जो है ना वो सब खुलने वाला है। देखो, अब पहला रूल लिखते हैं। सबसे पहला रूल, इंथैल्पी चेंज, किसी भी रिएक्शन के अंदर इंथैल्पी चेंज हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में कैसे बताते हैं? जरा देखो, रूल है, पहला रूल पहला है फर्स्ट, कि enthalpy change of a reaction is equal to sum of enthalpy of product minus summation of enthalpy of, इसको ऐसे लिख देते हैं, enthalpy of formation of product, enthalpy of formation of reactant। देखो बच्चों, किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी आप उसके फॉर्मेशन के टर्म में बता सकते हो। अगर आपको रिएक्टेंट के फॉर्मेशन का पता हो, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का पता हो, तो आप उस रिएक्शन के अंदर होने वाले हीट चेंज का पता सारे फॉर्मेशन की इंथैल्पी जो प्रोडक्ट में है उनको जोड़ लीजिए और उनको घटा दीजिए रिएक्टेंट साइड में जो भी इंथैल्पीज मौजूद हैं उनका सम करके, तो ये आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जरा देखना, मेरे मेरे पास ये रिएक्शन है C2H4 प्लस ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका बना रहा है C2H6। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो हम ऐसे लिखेंगे, इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो हम लिखेंगे समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टर्म में। कैसे? ऐसे लिख रहा हूं, जरा देखो, ऐसे, इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा HF नॉट ऑफ C2H6 माइनस, ये प्रोडक्ट की इंथैल्पी हो गई फॉर्मेशन के टर्म में, ये हो गया ब्रैकेट माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ C2H4। सर हाइड्रोजन कहां गया? हाइड्रोजन यार गायब हो गया। डेल्टा HF ऑफ C2H6 माइनस डेल्टा HF ऑफ C2H4।
सर हाइड्रोजन गायब हो गया, चुप हो जा। हाइड्रोजन, देखो मैंने क्या कहा है, अब मेरी बात सुनो, पूरी कहानी अब समझ में आ जाएगी आपको। देखो, कहीं पर भी होता क्या है बच्चों, कि किसी का भी फॉर्मेशन दिया गया हो, किसी भी चीज का फॉर्मेशन दिया गया हो, तो आप करते क्या हो? अगर किसी का फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी है, तो मतलब इस टाइप की चीज की एंथैल्पी दी है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी है। अगर कहीं पर किसी के फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी है, मतलब इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी है। अगर आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी के बारे में बात करो, तो और इसको फॉर्मेशन के टर्म में सोचो, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी क्या? जरा लगाओ रूल। इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी? इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल माइनस दिस। तो ये होगा डेल्टा एच एफ ऑफ CH3OH माइनस इनके फॉर्मेशन की एंथैल्पी। लेकिन ये कौन सी फॉर्म्स हैं? ये है मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म, इनको भगवान ने बनाया है। इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसा एज्यूम करके चलते हैं? जीरो। तो ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ये ग्रेफाइट जीरो हुआ। मतलब यदि कहीं इस चीज का, जैसे हमने कहा ना, इस रिएक्शन का फॉर्मेशन, तो हमने यहां यही फॉर्मूला लगाया, यही वाला। लेकिन लकली क्या हुआ है कि रिएक्टेंट की ये सारी वैल्यू कैसी हो गई हैं? जीरो। इसलिए कहीं पर भी आप किसी का भी यदि फॉर्मेशन लिख दिया जाता है किसी भी चीज का, जैसे यहां ये इसका फॉर्मेशन दिया गया है, इसके फॉर्मेशन का मतलब पता है क्या है? इसके फॉर्मेशन का और इसके फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इनके फॉर्मेशन का मतलब ये बनाया गया है C2H6 from its most stable common occurring form, twice of graphite plus thrice of H2 gas। इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? वो होगा डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 माइनस ऑफ दिस। ये सब कैसे हो गए? जीरो। यानी ये वैल्यू और किसी की नहीं दी गई है, बल्कि इस रिएक्शन की वैल्यू है। यानी किसी का भी फॉर्मेशन दिया जाए, किसी भी चीज के फॉर्मेशन का मतलब उस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज होता है, जो यहां लिखी गई है। नहीं आई बात समझ में? फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैं कह रहा हूं कि यदि आप किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन बोलते हैं, तो वास्तव में वो होता उस रिएक्शन के बारे में है, लेकिन वो होता उस कंपाउंड का ही है। क्योंकि उसमें हमने जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे ना, तो रिएक्टेंट वाले टर्म की इंथैल्पीज कैसी हो जाती हैं? वो जीरो हो जाती हैं। इसलिए यहां मैंने क्या कहा, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन क्या है? वो ये है, इसकी एंथैल्पी माइनस इनकी एंथैल्पीज। इसकी एंथैल्पी की तो कुछ वैल्यू है जो हमको पता होगी, इसको घटा दीजिए। इसको हमने शुमार नहीं किया, क्योंकि क्योंकि ये है मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म, और इसकी वैल्यू तो हो जाएगी कितनी? जीरो। नहीं आई बात समझ? आगे। तो कहीं पर भी आपको कोई रिएक्शन गिवन होती है, तो आप उसके साथ हमेशा एक ही, देखो, फॉर्मूला है फिलहाल, और वो क्या है? वो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं समझ में आई बात? एक आध प्रॉब्लम लगाते हैं, तो हो सकता है आपको, या मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, मैं इसको फिर से, देखो एक बार इसको फिर से बोलता हूं। C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिव C2H6। इसका हमको इस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालनी है। इंथैल्पी चेंज क्या है? ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर इंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, ये निकालना है। ठीक। तो हमने कहा आप रूल फर्स्ट से चल सकते हो, रूल फर्स्ट से चल सकते हो। और आपको क्या गिवन है? आपको मान लेते हैं गिवन है, ऐसे करते हैं, आपको गिवन है
enthalpy of formation of C2H4 is equal to x किलोजूल पर मोल, और आपको गिवन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 कुछ y किलोजूल पर मोल, और आपसे कहा जा रहा है, ये आपको गिवन है, ये गिवन वैल्यूज क्या है ये समझ में आ रहा है। इनको जब इनकी स्टेबल मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से बनाया गया होगा तो जो रिएक्शन होगी ना उसका जो इंथैल्पी चेंज होगा वो वास्तव में इनके फॉर्मेशन की ही वैल्यू होगी, क्योंकि इनको बनाया गया होगा मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से, और उसको हम क्या कर रहे हैं, जीरो एज्यूम कर रहे हैं। अब झिल रहा होगा हल्का हल्का। अब मैंने कहा इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक आप रूल फर्स्ट लगा लो, रूल फर्स्ट के हिसाब से डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन बराबर है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने रूल फर्स्ट लगा दिया और रूल फर्स्ट से हमने यहां पर काम को खत्म कर दिया। रूल फर्स्ट लगाया और रूल फर्स्ट से हमने आंसर निकाल दिया। आपको नहीं करना, ये कोई बात नहीं। आप तो क्या करो, दूसरी चीज सोचो, ये x किसकी वैल्यू दी गई है, ये x दी गई है जब C2H4 को बनाया गया है इसकी मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से 2 ऑफ ग्रेफाइट प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस। जब इसको इसकी मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से बनाया गया है तो जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, x किलोजूल पर मोल के बराबर। ठीक, आप बेसिक आइडिया से चलो। जब C2H6 बनाया गया है, इसका फॉर्मेशन दिया गया है, इसका मतलब ये आपको इसकी वैल्यू दी गई है। ये डेल्टा H जो इसका है, जो y किलोजूल पर मोल दिया गया है, वो किस इक्वेशन का दिया गया है, ये इस इक्वेशन का दिया गया है, ट्वाइस C ग्रेफाइट प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस, इसका दिया गया। अब निकालना किसका है, इसका। ठीक है, एक काम करो, इसको पलट लो। आया मजा? इसको क्या कर लो, पलट लो। इसको पलट लोगे तो इक्वेशन पहले वाली को पलट दो, C2H4 चेंज इनटू ट्वाइस C ग्रेफाइट प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो रूल सीखे थे ऊपर उसको लगा दो, डेल्टा H इक्वल टू माइनस x किलो जूल पर मोल। इसको एज इट इज रहने दो, इस इक्वेशन को बनाना है ना अपने को, तो इसको पलट लिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। ट्वाइस ऑफ C ग्रेफाइट चेंज ट्वाइस ऑफ C ग्रेफाइट प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव C2H6। इसको ऐसे ही रहने दो। y दोनों इक्वेशन को उठाकर ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को उठाकर ऐड कर दो। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा C2H4 प्लस ऑफ हाइड्रोजन गिव C2H6, और इसका डेल्टा H क्या आ जाएगा रूल के हिसाब से, ये आ जाएगा y माइनस एक्स। आई बात समझे? तो जो अब फिर से समझते हैं, अगर इस सब के फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हैं, इसका भी फॉर्मेशन पता है, रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन पता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पता है, तो आप दोनों तरीके सोच सकते हो, इक्वेशन बनाकर चल सकते हो या डायरेक्ट लिखो ना यार कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सबकी वैल्यूज दी जाएंगी, उनको रखो और फटाक से काम खत्म करो। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और यहां पर एक वैरायटी और पूछी जाती है, और वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये बताओ, एक हमने कहा N2 गैस प्लस 3H2 गिव ट्वाइस NH3 गैस, ठीक है, और ये पहला। दूसरा हमने कहा हाफ ऑफ H2 गैस प्लस हाफ ऑफ
I2 गैस गिव HI। ठीक है, तीसरा हमने कहा हाफ ऑफ Br2 गैस प्लस हाफ ऑफ H2 गैस गिव HBr। और चौथा मैंने कहा नन ऑफ दीज। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कि इनमें किस रिएक्शन में की जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगी। इसमें किस रिएक्शन की इंथैल्पी बराबर होगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। तो देखिए, जैसे फॉर्मेशन तो फॉर्म होने वाली चीज कोई कहोगे तो क्या डिफाइन किया गया है, किसी भी कंपाउंड के एक मोल को बनाना है, यानी इसके अंदर जो हीट निकल रही होगी क्या उसको आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके 2 मोल बन रहे हैं, ये ट्वाइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या होगा? इससे जो हीट निकल रही है इसका आधा, मतलब इसके अंदर जो हीट इन्वॉल्व है, इस प्रोसेस में जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है वो क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के बराबर होगा? नहीं। क्योंकि यहां तो लग रहा है कि ये मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से बन रही है, लेकिन यहां कितने मोल बन जा रहे हैं? 2 मोल। तो हम इस केस में इसके अंदर जो हीट एक्सचेंज हो रहा है उसको हम इस प्रोसेस का हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 नहीं कहेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन को इंथैल्पी चेंज को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन तब बोल रहे हैं जब हम किसी भी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म कर रहे हों। यहां तो हमने कितने मोल बना दिए? 2 मोल। ये गड़बड़ है। यहां हम 1 ही मोल बना रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। यहां H2 गैस है, अच्छा लग रहा है, बट ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि I2 की मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म जो है वो क्या है? वो आपकी I2 सॉलिड है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, एक चीज और, टिन, यदि हम टिन के बारे में बात करें, ऐसे लिख देते हैं वाइट टिन जो है वो आपकी कॉमन अकरिंग फॉर्म है। व्हाइट और ग्रे होते हैं, ग्रे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जो कॉमन अकरिंग फॉर्म जिसकी 0 है या जिसको हम 0 एज्यूम करते हैं वो व्हाइट टिन होता है, क्योंकि ये नेचर में ज्यादा एबंडेंस है इसकी। अच्छा, तो ये भी नहीं हो सकता। इस रिएक्शन के अंदर जो हीट इन्वॉल्व हो रही है उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI नहीं कह सकते। क्या यहां जो हीट इन्वॉल्व हो रही है, हीट जो भी एक्सचेंज हो रही है, क्या उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां आपने Br2 गैस लिया हुआ है, इसको भी नहीं कहेंगे। तो इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज। आ रही बात समझ? जैसे मैंने कहा होता मैंने बनाया है H3PO4, ये बनाया है, और बनाया है फ्रॉम दिस P4 वाइट, ठीक है, 1/4 ऑफ P4 प्लस 3/2 ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस। क्या इसमें जो हीट इन्वॉल्व है, जो भी हीट एक्सचेंज हो रही है, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 बोल दें? तो सही जवाब होगा बिल्कुल बोल दें। ठीक, चलो पहले इसको निपटाओ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले इसको देखो, ठीक है, पहले इस पर कुछ एग्जांपल और करवाते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है ना, रुक जाओ जरा सा।